हमारा जो पूरा बॉडी है वो स्टेम सेल से ही बना हुआ है। सर स्टेम सेल की जर्नी कैसे रही है? स्टेम सेल्स के अलग अलग सोर्सेज होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में 4 सोर्सेज हैं। पूरे दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं जहाँ से पेशेंट नहीं आया। हॉलीवुड स्टार्स भी आके ट्रीटमेंट ले चुके हैं। मतलब 20 साल उनको रिवर्स कर दिया है। आज के दिन में वी आर लीडिंग दिस फील्ड। नॉर्मल सेल और स्टेम सेल में डिफरेंस एक्चुअल में क्या है? हाउ डिड यू गेट ट्रेन्ड इन दिस? पेशेंट को हमको कन्विंस करना पड़ेगा। होता है ऐसा है। पूरी मेडिकल फर्टिलिटी में हर हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट क्यों नहीं है? व्हाट इज स्टॉपिंग देम टू टेक दिस टू द मेन स्ट्रीम? साइड इफेक्ट्स की जगह साइड बेनिफिट ज्यादा है। मैं खुद मुझे भी बहुत वो लगा कि सरप्राइज। हाँ बिल्कुल, मुझे लगा ये कैसे पॉसिबल था। कैंसर ट्रीटमेंट में सर कुछ रोल? ऐसा पेशेंट जो आपको याद रह गया हो, ऐसा लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो। एंटी एजिंग और लॉन्जिविटी इतनी बड़ी डोमेन है। मैं सच बताऊं तो दिस इज द फ्यूचर। इंडियंस तो बाहर जाके भी इंडियंस ही होते हैं। फ्यूचर बिल्कुल है, होना ही चाहिए। कि आप काफी बिजी रहते हैं, तो आपकी हॉबीज क्या है? मेसी है, रोनाल्डो है, फुटबॉलर्स है, वो लोग भी स्टेम सेल्स लेते हैं। हेल्थ का ध्यान ऐसे रखते हैं। रख लेते हैं थोड़ा बहुत। यूजुअली ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी का बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। सबका बॉडी रिस्पॉन्स करता ही है। स्टेम सेल्स जाके उसका काम करेगा ही करेगा। लेकिन Hello friends, today we have very special guest Dr. Divyang Patel, who is a very senior orthopedic doctor in Ahmedabad and now specialize in stem cell therapy. And अगर आपको स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी एंड द मोस्ट एडवांस डॉक्टर अहमदाबाद में और ऑल ओवर इंडिया चाहिए स्टेम सेल थेरेपी में, तो डॉक्टर दिव्यांग पटेल आज हमारे साथ ज्वाइन किए हैं एंड वी विल टॉक अबाउट कि स्टेम सेल से कैसे कैसे ट्रीटमेंट हो सकता है एंड स्पेशली फ्रॉम हिज बैकग्राउंड बीन ऑर्थोपेडिक डॉक्टर और फिर उन्होंने स्टेम सेल थेरेपी में अपना स्पेशलाइजेशन किया, तो उसके बारे में डिटेल और बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ स्टेम सेल थेरेपी से हम ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं और शायद पूरी तरीके से हम उसका निवारण भी कर सकते हैं। सो वेलकम सर। जी नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस द टाइम। थैंक यू। तो सर विल स्टार्ट विद द स्टेम सेल, क्योंकि मेरी बहुत क्यूरियोसिटी है कि स्टेम सेल क्या है, क्योंकि मैं बहुत सुनता हूँ बचपन से भी, काफ़ी मतलब 20 साल से स्टेम सेल के बारे में सुना है जी। लेकिन आपके जब टच में आया तो अब समझ में आया कि स्टेम सेल काफ़ी इफेक्टिव थेरेपी है। तो विल स्टार्ट विद कि स्टेम सेल होता क्या है सर, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में अगर नॉर्मल पब्लिक को जानना है तो। जी, तो हम कह सकते हैं कि स्टेम सेल्स जो हमारे बॉडी का मास्टर सेल है, कहा जाए तो हमारा जो पूरा बॉडी है वो स्टेम सेल से ही बना हुआ है। अच्छा, ठीक है। तो जब बॉडी में जब रिक्वायरमेंट होती है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो वहाँ जाके जो डैमेज पार्ट है उसको रिपेयर करने का काम करते हैं। ठीक है। तो जैसे आप जानते हो कि कोई बच्चा गिर जाता है या कोई भी, आज हम भी गिर जाते हैं, छोटा मोटा कोई स्क्रैच हो जाएगा, तो अपने आप कोई मेडिसिन नहीं लोगे या कुछ भी नहीं करोगे तो भी वो ठीक हो जाता है। करेक्ट। तो क्या सेल्स का काम है वो सब ठीक करना। लेकिन अगर बाई चांस किसी को इंजरी ज़्यादा बड़ी हो गई या कोई वुंड हो गया, करेक्ट, तो उसको एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम स्टिचेस लेते हैं, तो स्टिचेस लेने से वो हील नहीं हो जाता है। हील तो वो सेल्स ही करेंगे, लेकिन उनके लिए ईजी हो जाएगा बिकॉज वी आर गिविंग एक्सटर्नल सपोर्ट। एक्सटर्नल, जैसे एक्सटर्नल आप थोड़ा हेल्प तो कर ये रहे सब काम है स्टेम सेल्स का। सर स्टेम सेल की जर्नी कैसे रही है? पहले कैसा होता था, अब क्या है, क्या नया टेक्नोलॉजी है? काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, प्रोटोकॉल्स बहुत चेंज हो गए हैं। स्टेम सेल शुरू में जब आया तो इतना लोगों की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर्स को भी इतना आइडिया नहीं था। अब ये जो प्रोटोकॉल्स नए नए आ रहे हैं और एवरी डे, इनफैक्ट वी डू रिसर्च एवरी डे। इसीलिए बोलते हैं ना, डॉक्टर्स कभी ऐसा नहीं बोलते कि मैं यहाँ बैठता हूँ, यहाँ धंधा करता हूँ। बोलते हैं मैं आई डू प्रैक्टिस हियर बिकॉज वी लर्न एवरी डे। यस, सो दैट इज़ द रीज़न। पर बहुत कुछ चेंज हुआ है। हम वी कैन नॉट कंपेयर। जब शुरू में जब मैं खुद पढ़ता था तब हमने स्टेम सेल्स के बारे में सुना था, लेकिन तब जाके बहुत कुछ रिसर्च हुआ उसके बाद, तब जाके हमको ये सब आज मिल रहा है। आइडिया है। यस, फैंटास्टिक। सो स्टेम सेल थेरेपी जिस तरह से ग्रो कर रही है और किस तरीके का रोल, और नॉर्मल जैसे अगर आपका कोई भी बीमारी है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री रोल होता है, सप्लीमेंट्री रोल होता है, डॉक्टर्स किस तरीके के डॉक्टर्स को एक्चुअली अडॉप्ट करना चाहिए? देखिए, दोनों साइड आपने जैसे पूछा कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी हम दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो आपने बताया वो भी होता है, और हम बहुत सारी कंडीशन है जिसमें हम क्योर भी कर सकते हैं। क्योर कर सकते सो इट डिपेंड्स कि कौन सी कंडीशन के लिए पेशेंट आ रहा है। ओके। लेकिन लेट्स से मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जिनको मेडिसिन लेने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो वैसे केसेस में हमने अगर स्टेम सेल्स किए तो ये नहीं है कि भाई वो एलोपैथी के ट्रीटमेंट आप बंद कर दीजिए, लेकिन स्टेम सेल्स जाएगा तो साथ में वो एलोपैथी की ट्रीटमेंट भी जाएगी, तो उनको सपोर्ट करेगा, उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिलेगी
और फ़ायदा भी दिखना चालू हो जाए। बहुत सारे पेशेंट्स में हमने देखा भी है। ऑसम। सर ये स्टेम सेल्स कहाँ से ड्राइव करते हैं आप? स्टेम सेल्स के अलग अलग सोर्सेज होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में 4 सोर्सेज हैं, जैसे एडिपोस टिश्यू जिसको हम फैट बोलते हैं, बोन मैरो है, ब्लड में है और डेंटल पल्प में। ये 4 जगह है जहाँ से हम पेशेंट की बॉडी में से ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सेल्स को। तो फैट कहीं भी बॉडी में कहीं भी फैट हो? कहीं पे फैट में स्टेम सेल्स होते ही है। ओके ओके। उसकी टिश्यू की क्या जर्नी होती है? मतलब आपने टिश्यू ले लिया, जी। उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, तो उसका लैब प्रोसेस होता है पूरा। ओके। वी हैव टू आइडेंटिफाई द सेल्स, स्टेम सेल्स, उनको सेपरेट करना होता है। तो इट्स अ लैब प्रोसीजर बेसिकली। तो इसमें आपको, जैसे मैंने आपके सेल्स लिए, तो मुझे 3 से 4 हफ्ते लग जाएंगे सेल्स को सेपरेट करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में, तब जाके मैं किसी को सेल्स दे सकता हूँ। ओके। सो पूरा prepare करना ट्रीटमेंट एक तरीके से लैब का ट्रीटमेंट रहेगा। हाँ। और लैब ट्रीटमेंट में से फिर जो बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट होगा वो स्टेम सेल आपके बॉडी में जाएगा। बिल्कुल वैसे। ओके। तो सर स्टेम सेल की जैसे हिस्ट्री है, सो फ्रॉम लाइक हाउ लॉन्ग दिस टेक्नोलॉजी स्टार्टेड, और आज जो हम जहाँ तक पहुँचे हैं और क्या उसका फ्यूचर है, तो वो थोड़ा सा आप पूरा हिस्ट्री से थोड़ा आप बताएंगे लोगों को। हिस्ट्री तो काफ़ी पुराना है, जो ऑन पेपर नो ऑफ पेपर सब कुछ है, लेकिन 98 से स्टार्ट हुआ था। ओके लेकिन बहुत सुपरफिशियल था उस टाइम पे। ओके। सो आई बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 15 ईयर्स। 15 ईयर्स से आप इस पे हो? बिल्कुल। तो इन 15 सालों में भी मैंने देखा कि बहुत कुछ चेंज हुआ, बहुत कुछ, मतलब बहुत कुछ चेंज हुआ है। तो अच्छी बात यह है कि आज के दिन में शायद वी आर लीडिंग दिस फील्ड। फैंटास्टिक। दुनिया में जो हम प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं, शायद किसी के पास सिमिलर होगा लेकिन सेम नहीं होगा। पनामा जो है आप साउथ अमेरिका में, वहाँ पे थोड़ा सा हमारे साथ सिमिलर प्रोटोकॉल्स है, लेकिन वी आर 2 स्टेप अहेड। ओके। उनसे भी 2 कदम आगे है। तो राइट नाउ तो वी आर द वन इन दिस वर्ल्ड। जो हमारे पास प्रोटोकॉल है वो किसी के पास है नहीं आज। ओके ओके। तो सर कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप होती है जो स्टेम सेल ले सकती है, या जैसे कुछ एज से छोटा नहीं ले सकता या कुछ एज से बड़ा नहीं ले सकता, ऐसा कुछ एज का है पैरामीटर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कोई एक कम से कम 1 साल 2 साल का कोई छोटा बच्चा हो तो हम करते हैं। 2 साल से मतलब बच्चा हाँ, 2 साल से चलेगा? हाँ, बाकी उसके ऊपर एज लिमिट नहीं है कोई भी। Okay. मैंने 88 ईयर्स ओल्ड लेडी का भी ट्रीट किया हुआ है, और काफ़ी सारे पेशेंट हैं जो आज पूरे दुनिया से बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो एंटी एजिंग के लिए आते हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन वो स्टेज में जाना भी नहीं चाहते। ओके। सो वी हैव अ पेशेंट, शी इज फ्रॉम यूएस, शी इज 82 ईयर्स ओल्ड। ओके आप उनकी एनर्जी देखोगे तो आप मानोगे ही नहीं कि शी इज 82 ईयर्स ओल्ड। ओके। सो शी कम्स एवरी ईयर, एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स और एवरी ईयर, और उनको हमने एंटी एजिंग ट्रीटमेंट किया है। शी इज लाइक, शी इज इन हर 60s। उतना एनर्जी है, आप उतना मानो, हाँ, मतलब 20 साल उनको रिवर्स कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल उसी के लिए आते हैं लोग। एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है ही उसके लिए। ओके। for सो a स्टेम quality of सेल life. इज आल्सो हैव एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज। ऑफ कोर्स बहुत कुछ हमने देखा है। ज़्यादातर फॉरेनर्स जो आते हैं वो एंटी एजिंग के लिए आते हैं। ओके। उनको वो बिलीव करते हैं कि आफ्टर 50 हर एक को ये स्टेम सेल ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। ओके। सो मतलब वो वेलनेस में आ गए। Yes. खाली आपको कोई सिकनेस या इलनेस के लिए ट्रीटमेंट नहीं है, स्टेम सेल इज फॉर वेलनेस आल्सो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बोल रहा हूँ, मेरे पास पूरे दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं जहाँ से पेशेंट नहीं आया हो। ओके फैंटास्टिक। हमारे पास हॉलीवुड स्टार्स भी आके ट्रीटमेंट ले चुके हैं। और मतलब आप यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा बहुत ज़्यादा इंडिया में वो एज तो- कम्पेयर टू दुबई और यूएस। ऑफ कोर्स वो तो है ही है। कॉस्ट की बात छोड़िए, तो मेरे पास जो मैंने जैसे बताया आपको कि प्रोटोकॉल ही ऐसे है जो लोगों को खींच के लेके आता है मेरे पास। प्रोटोकॉल डिटरमाइंस द रिजल्ट आई ऑफ गेस। कोर्स तो इट इज मल्टीपल सेटिंग्स और वन टाइम थिंग? यस, बिकॉज इट डिपेंड्स कि कौन सी कंडीशन के लिए पेशेंट को ट्रीट करना है, बट इट्स अ वन ट्रीटमेंट इन 3 और 4 पार्ट्स हमने ही डिवाइड किया है, क्योंकि हम नंबर ऑफ सेल्स जो देते हैं वो लगभग 200 मिलियन सेल्स देते हैं, तो एक साथ हम नहीं दे पाते, तो किसी को 3 या 4 स्टेज में हम देते हैं। ओके। यस, कितना टाइम का गैप रहता है बीच में? अगेन इट डिपेंड्स कौन सी कंडीशन के लिए, लेकिन हम जैसे 1 वीक का गैप दे सकते हैं उसमें। ओके ओके। सो हाउ फास्ट इट स्टार्ट वर्किंग? जैसे जैसे ही बॉडी में गया, उनका काम है जहाँ डैमेज होगा वहाँ जाके वो रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा। यस, फैंटास्टिक। सो सर जैसे कोई किस तरह के लोग या डिजीज़ जो अगर आप प्राइमरी डिजीज़ बोलें जिसमें बहुत इफेक्टिव है और बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिला हो, ऐसे कुछ
स्पेसिफिक डिजीज? वैसे देखा जाए तो सारे डिसीजेज में या कोई भी प्रॉब्लम हो बॉडी में वो स्टेम सेल्स काम करेगा ही करेगा। लेकिन आपने पर्टिकुलर अगर पूछना है तो ऑर्थोपेडिक की कोई भी कंडीशन में हमको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ओके। अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस में एक्सीलेंट रिजल्ट्स हमारे पास है। डायबिटीज टाइप 2 में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा, डायबिटीज में भी काम आता है? यस, बिल्कुल बिल्कुल काम आता है। Fantastic. और डायबिटीज़ में ऐसा है कि नॉट ओनली शुगर फ्लक्चुएशन जो होता है, शुगर का अप एंड डाउन होता रहता है, उससे क्या होता है कि बॉडी के जो बहुत सारे ऑर्गन्स है डैमेज कर सकता है। तो वो भी हम प्रिवेंट करते हैं स्टेम सेल से। ओके ओके। तो जैसे डायबिटिक है तो आप फिर स्टेम सेल कहाँ पे उसको देंगे, किस जगह पे? डायबिटीज़ के लिए हम आईवी इंजेक्शन देते हैं, इंट्रावेनस। हाँ, आईवी इंजेक्शन ही सब। सो नाउ आई टेल यू, स्टेम सेल्स तो डेफिनेटली वो अपनी बॉडी में जाके जहाँ पे डैमेज हो जाएगा और उसको रिपेयर करेगा। लेकिन हमारा जो प्रोटोकॉल है वो इस तरह से बनाया है कि स्टेम सेल्स ऑर्गन स्पेसिफिक हो जाएंगे। अच्छा। तो वो दैट इज़ द रीज़न कि लोग यहाँ अब ज़्यादा क्यों आते हैं कि हमारा प्रोटोकॉल ही वो है, वो पेटेंटेड है। ओके। हमने उसकी पेटेंट भी करवा रखी है। ओके। ताकि तो मतलब किसी को अगर लीवर का है तो अगर हमने आईवी भी दिया तो वो लीवर पे ही जाएंगे? वो ही प्रोटोकॉल है जो में स्टेम सेल्स तो बाकी कोई भी डाल सकता है। यस, लेकिन मुझे लीवर के लिए डालना है या किडनी के लिए डालना तो वो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल हमारे पास है। तो ड्यूरिंग दैट लैब प्रोसेस यू कल्चर इट, you program it according to the need. Exactly. और not only program but there's a combination of combination. Yes. तो मतलब एक तरीके का आप समझ लीजिए you are giving a personalized Medicare. बिल्कुल। और जैसे मान लो कोई डायबिटीज का पेशेंट मेरे पास आया, 2 पेशेंट आए, दोनों को डायबिटीज है, तो इट डजंट मैटर कि दोनों को एक जैसी ट्रीटमेंट चाहिए। दोनों का उनकी किसकी कितनी एज है, उनका कितना बॉडी वेट है, कितने टाइम से है, कितना एडवांस है, तो उसके हिसाब से वी रिव्यू द केस। आफ्टर सीइंग द रिपोर्ट्स वी डिसाइड द प्रोटोकॉल, कितना नंबर ऑफ सेल्स देने हैं, क्या कॉम्बिनेशन देना है। Fantastic. तो ये पूरा उसका मैथमेटिक्स है। तो मतलब पर्सनलाइज केयर जो हम लोग बात करते हैं एक्चुअली में सर बहुत सारी चीज़ें फॉर अ फ्यूचर मेडिसिन में बात करते हैं तो पर्सनलाइज मेडिसिन एक उसमें आता है जी। तो अगर मुझे लगता है कि ऑलरेडी इज हैपनिंग विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, यही चीज़ है। तो लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी एक को डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट किया सर ने और उसको 100% मिट गया, तो जरूरी नहीं है कि हम उनके साथ कंपेयर करें। या किसी को ट्रीटमेंट दिया उनको कम रिजल्ट मिला है तो भी हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करेगा सब उसके ऊपर है। यूजुअली ऐसा कभी हुआ नहीं है कि किसी का बॉडी रिस्पॉन्स नहीं करेगा, सबका बॉडी रिस्पॉन्स करता ही है। स्टेम सेल्स जाके उसका काम करेगा ही करेगा। लेकिन कई बार किसी को डिले होता है रिस्पॉन्स। साइंस सेज दैट के इट टेक्स 8 to 11 months एनी टिश्यू इन द बॉडी। लेकिन एज पर माई एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि आफ्टर फ्यू मंथ्स यू कैन सी द रिजल्ट्स। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन कंडीशन। बाकी कई कंडीशन में तो ऐसा है कि जैसे इन्फ्लेमेशन कम हुआ, पेशेंट आते हैं सर एक ही हफ्ता हुआ है, गुड हो जाता है उनका। तो बिल्कुल पिछले कुछ महीने पहले हमने एक लीवर सिरोसिस का पेशेंट था, वो हमने ट्रीट किया था। विद इन अ मंथ, मेरे पास पूरा डेटा पड़ा हुआ है, विद इन अ मंथ उनके रिपोर्ट्स नियर नॉर्मल हो गए। जो ट्रांसप्लांट से बाहर आ गए, नाउ ही इज डूइंग वेरी गुड। और मेडिसिन से हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके बाद। सो लीवर ट्रांसप्लांट पे था एंड दे टुक योर स्टेम सेल एंड नाउ ही इज परफेक्टली ऑलराइट डूइंग गुड। और ये तो मैं अभी का रिसेंट पेशेंट था इसलिए आपको बताया, लेकिन काफी सारे पेशेंट पिछले 3-4 महीने में हमने किए लीवर सिरोसिस के, जो कि नाउ दे आर आउट ऑफ लीवर ट्रांसप्लांट। फैंटास्टिक। जेनेटिक डिजीज में भी रोल है, वो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। बाकी मैंने बताया कि जैसे पेशेंट्स के केस हम रिव्यू करते हैं, कई बार बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिसमें हम नहीं हेल्प कर सकते, तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं पेशेंट्स को कि इसमें नहीं आपको ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। कई लोग होते हैं जो नहीं सर हमको तो करना ही है, ट्राई कर लेते हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है, कई बार हमारे हाथ में भी वो नहीं होता। तो कैंसर ट्रीटमेंट में सर कुछ रोल? कैंसर ट्रीटमेंट में स्टेम सेल्स का रोल नहीं है, लेकिन वो भी सेल थेरेपी होती है। उसमें नेचुरल किलिंग सेल्स होते हैं, डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, फिर ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स होते हैं जिसको TIL बोलते हैं, और आपने अगर सुना हो तो अभी CAR-T सेल्स भी आ गए हैं। तो ये 4 ऑप्शन है अभी के लिए तो। ओके यस। तो क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे कीमोथेरेपी से बहुत साइड इफेक्ट होते हैं जी, बिल्कुल बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसके अगर देखा जाए तो उसमें ये काम करेगा? बिल्कुल, वही मैं बोल रहा था आपको कि कैंसर में ये 4 ऑप्शन हम देते हैं पेशेंट को, जिसमें कोई साइड इफेक्ट है नहीं, बहुत मिनिमम है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे वो तो कोई भी आप वैक्सीन भी दोगे तो भी आपको शायद ऑफ कोर्स इट इज लाइक दैट ओनली। इसमें कोई ज़्यादा मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं, खुद के बॉडी के सेल्स होंगे
जो ऑलरेडी अंदर है ही, अगर किसी को हम बाहर निकाल के फिर से अंदर डालेंगे तो फॉरेन बॉडी हो जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा रिएक्शन आता है, जैसे लो ग्रेड फीवर हो गया है या फिर कुछ स्किन रेसिस हो जाते हैं, वॉमिटिंग सेंसेशन आते हैं, वो सब है। ओके, बाकी कोई मेजर इसका साइड इफेक्ट नहीं है। कोई भी बीमारी में व्हाट इज द टाइम कि अब ही शुड गो फॉर स्टेम सेल थेरेपी? देखिए, मैं वो टाइम पेशेंट को जब लगता है कि नाउ दिस इज द हाई टाइम, बिकॉज यू नो जैसे मैंने बताया, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी मेरे पास आते हैं कि दे डोंट वांट टू गो इन दैट सिचुएशन, वहाँ तक जहाँ पहुँचना पहुंचना ही नहीं है पहुँचना ही नहीं उनको। चाहते। तो ये पेशेंट ही डिसाइड, जैसे सबका पेन थ्रेशोल्ड अलग अलग है, कोई सहन कर रहा है, उसको जब लगे कि नहीं अब दिस इज द हाई टाइम, मुझे जाना पड़ेगा, तो बाकी कोई भी स्टेज में, कोई भी कंडीशन में कोई टाइम डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट आ सकते हैं और उनको ये हम बहुत अच्छी तरह से विदाउट पेन, विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स हम ये आराम से ट्रीट कर सकते हैं। ओके, सो जैसे अगर हम उसका प्रोसीजर्स कोई भी एक जैसे ले कि सीटिंग्स होती हैं, कुछ टाइम लगता है, तो आदमी कितना टाइम प्लान करे और इंटरवल्स वगैरह? जी, अगर कोई 9 सेल्स रिलेटेड हो तो मुझे 3 वीक्स का टाइम देना पड़ता है बिटवीन 2 सेशंस। तो बाकी अदरवाइज जैसे मैंने बताया, वीकली भी हम दे सकते हैं, 10 डेज का टाइम पीरियड भी दे सकते हैं, तो विद इन 1.5 मंथ तो पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है यूजुअली। हाउ मच इज द ट्रीटमेंट कॉस्ट? Patient, हाँ, व्हाट दे शुड कीप इन माइंड? अराउंड 3.5 lakhs, 3.5 दैट इज lakhs। बेसिक कॉस्ट, लेकिन जॉइंट के लिए अलग है। जॉइंट के लिए जैसे हम वी चार्ज 2.5 lakhs ओके, बोथ द जॉइंट्स, नी जॉइंट्स। अच्छा है, अगर जॉइंट नी रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है तो हाँ, बच जा रहे हैं और अपना नी तो अपना ही है। ऑफ कोर्स वो बहुत फर्क पड़ता है हाँ। नेचुरल चीज़ और इम्प्लांट में। तो सर, स्टेम सेल और नॉर्मल सेल, जैसे ये चीज़ मैं पहले भी आपको स्टार्टिंग में ही पूछा, जी। नॉर्मल सेल और स्टेम सेल में डिफरेंस एक्चुअल में क्या है? व्हाई इट इज कॉल्ड स्टेम सेल? मैंने जैसे बताया आपको, स्टेम सेल इज अ मास्टर सेल ऑफ आवर बॉडी। मास्टर सेल। उनके पास ऐसी एबिलिटी है, एक तो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट है, उनकी इफेक्ट ये है कि मल्टीप्लाई होते हैं, ओके, जहाँ मैं डालूंगा उसी सेल्स में वो कन्वर्ट भी होते हैं, जैसे- उसी का रूप ले लेते हैं। जैसे लेट्स से लीवर में किसी को प्रॉब्लम है, डैमेज हुआ है, हाँ, सेल्स हम डालेंगे, लीवर में जाएंगे, जाके वो डैमेज पार्ट को रिपेयर करेगा, रिप्लेस करेगा और उसी सेल्स में वो कन्वर्ट भी होगा। रीग्रो जैसे हो जाएगा। यस, तो अगर वही सेल्स को मैं अगर किडनी में डालूंगा तो वो किडनी सेल्स हो जाएंगे, मसल्स में डालूंगा तो मसल सेल्स हो जाएंगे। इसीलिए तो वो दैट इज वाई, स्टेम सेल है। वो मास्टर सेल। हेमोपोएटिक स्टेम सेल बोलते हैं वही। हाँ, मतलब वी डू मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, जो मैंने आपको सोर्सेस बताया कि दीज आर द सोर्सेस। यस, तो मतलब सीड है, सीड की तरह। टिश्यूज व्हिच विल गेट कन्वर्टेड इनटू एनी टिश्यू। एनी टिश्यू। यस, एब्सोल्युटली। वो जैसे मैंने बताया कि लीवर का लीवर सेल्स हो जाएगा, किडनी में जाएगा किडनी तो सेल्स। इसीलिए वो मास्टर सेल की तरह काम इसीलिए करता है। मास्टर, पूरा बॉडी ही स्टेम सेल्स ने बनाया है। इज अ प्रिमिटिव सेल। बाद में उसको डिफरेंशिएट करते करते गोस टू वेरियस ऑर्गन। करेक्ट। क्या है कि जैसे मान लो कि हम लेमन की लैंग्वेज में बात करें तो कोई अगर घर बनाते हैं तो बट ऑब्वियस है कि मटेरियल बचने ही वाला है, जैसे थोड़ी बहुत ईंटें बच गई है या सीमेंट बच गया, तो जैसे जैसे घर में डैमेज होता रहता है तो हम वो मटेरियल लेके वहाँ पे रिपेयर करते करते हैं। एक टाइम आएगा जब वो मटेरियल खत्म हो जाएगा, हाँ। तब क्या करेंगे? तब क्या? तब हम जहाँ पे सोर्स है उनका वहाँ से लेके आएंगे, बाहर से लगाएंगे। एग्जैक्टली वही सेम थियोरी यहाँ पे अप्लाई होती है। फैंटास्टिक। ओके। हाउ डिड यू गेट ट्रेन्ड इन दिस? ये भी एक लंबी स्टोरी है। हाँ, मतलब सर ये स्टोरी को इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप ऑर्थोपेडिक डॉक्टर थे, जी, आपका एक अच्छा मतलब बहुत लंबा करियर ऑर्थोपेडिक्स में हो सकता था, जी। देन यू शिफ्टेड योर ट्रैक, और ये नॉर्मली डॉक्टर करते नहीं है, तो हाउ दैट हैपेंड, दैट जर्नी? तो वही मैं जब स्पाइन सर्जरी कर रहा था कोई हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे यूएस की जो एक कंपनी है उन लोगों ने स्टेम सेल्स यहाँ इंडिया में लेके आए थे। अच्छा, तो वहाँ मुझे मिल गए डॉक्टर साहब, ठीक है। तो उन्होंने मुझे देखा कि आप आई एम टॉकिंग अबाउट 15 years बैक, तो उस टाइम पे तो काफ़ी यंग था, तो उनको लगा कि तो वो पेशेंट्स सब फॉरेनर्स थे, अफ्रीकन कंट्रीज़ के थे, तो वो डॉक्टर साहब मुझे देख रहे थे कि बार बार इनको कोई मिलने आ रहा है डॉक्टर रूम में, नो मैं वहाँ पे कुछ बैठ के नाश्ता कर रहा। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप स्टेम सेल्स में इंटरेस्टेड हो, आप जानते हो स्टेम सेल? तो उस टाइम पे तो मुझे भी इतना डीप में नॉलेज नहीं था। फिर उन्होंने मुझे कुछ बताया स्टेम सेल्स का, ठीक है, मैं अगर कुछ नया है तो हम करेंगे, ओके, लेकिन मैं आपको जब पेशेंट होगा आप मुझे बोलना, मैं आके करूँगा। तो इनिशियली मुझे सब खास करके जब ऑर्थोपेडिक कंडीशंस थे और मुझे इंटरेस्ट भी उसी में था, तो मुझे रिजल्ट्स अच्छे दिखने लगे। ओके, तो मुझे लगा कि एक अगर कुछ उसको
फोकस किया जाएगा तो कोई करने वाला नहीं है, और करना ही चाहिए बिल्कुल। तो धीरे धीरे करके इसमें गया, और फिर काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हमने देखे, वहाँ जो लोग स्टेम सेल्स के बारे में रिसर्च करते हैं वो हमने देखा। तो आज वो सब देखते 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 आज वी आर लीडिंग दिस फील्ड, और वो भी है गुजरात के लिए एक प्राउड मोमेंट है, अहमदाबाद के लिए एक प्राउड मोमेंट है कि ये शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है, वो हमारे पास आज यहाँ पे है। फैंटास्टिक, यस। फैंटास्टिक। सर अगर कोई नया ग्रेजुएट है वो सीखना चाहता है कैसे स्टेम सेल का प्रोसीजर, वो कहाँ आना चाहिए उसे? देखिए वो कभी भी हमारे पास आ सकते हैं, हमारा आप lab- फेलोशिप वगैरह? अभी ज़्यादातर लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसके बारे में, ओके। लेकिन बहुत सारे लोग इंटर्नशिप के लिए आते हैं, सीखते हैं हमारे पास सेल थेरेपी के लिए। तो अब नाउ दे आर अवेयर अबाउट दिस थिंग, Okay. तो आते हैं मेरे पास। तो आप उनको ट्रेनिंग देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल देते हैं। ओके, वेरी गुड। कोई एकेडमिक प्रोग्राम तो नहीं है इंडिया में? अभी बहुत कम है, कम है। हाँ। ओके। यस। अदर देन दिस कि जो नॉर्मल लोग जानते हैं स्टेम सेल के बारे में, जी। तो ये सभी जैसे पूरी मेडिकल फर्टिलिटी में हर हॉस्पिटल में डिपार्टमेंट क्यों नहीं है? मतलब व्हाट इज स्टॉपिंग देम टू टेक दिस टू द मेन स्ट्रीम? वो इतना इजी नहीं है जो हम सोचते हैं उसके बारे में। वो एनवायरनमेंट एक देना पड़ता है, इसमें कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लाइव सेल्स हम बॉडी में डालेंगे। तो हो सकता है शायद हर किसी के पास वो फैसिलिटी ना हो। तो हाई एंड फैसिलिटी चाहिए, मतलब आप बोल रहे हो कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बड़ा है शायद उसकी वजह से? वो भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई नहीं। लेकिन प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया कि स्टेम सेल्स तो कोई भी कर देगा, तो इट इज़ नॉट इनफ। ओके, वो नहीं है कि मैंने किसी को स्टेम सेल्स डाल दिया और काम हो जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं है। मैंने जैसे बताया कि वो पर्सनलाइज और कस्टमाइज होता है। पेशेंट को पूरा रिव्यू करने पड़ते हैं, उनके केसेस, उनके रिपोर्ट्स, और वो अगर आप नहीं जानोगे तो खाली स्टेम सेल्स डालना, हाँ ठीक है, स्टेम सेल्स डालोगे तो इफेक्ट करेगा, ठीक है, लेकिन शायद हो सकता है कि वो पर्टिकुलर जगह पे जाके ना करे, उतना इम्पैक्टफुल ना हो। वो सब भी बहुत ऐसा नहीं। अभी मैंने बताया जैसे आपको, मैंने 15 साल दिए तब जाके यहाँ तक पहुँचे। इट इज़ नॉट दैट कि मैं कल उठ के स्टेम सेल्स हॉस्पिटल खोल दिया और मैं कर दूंगा। इट इज़ नॉट दैट। इस थेरेपी के कोई साइड इफेक्ट्स है? बहुत मिनिमल। जैसे मैंने बताया कि लो ग्रेड फीवर हो सकता है, या स्किन रेसिस, किसी की सेंसिटिव स्किन है तो स्किन रेसिस होते हैं, या जैसे कोई किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन आएगा। अदरवाइज कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट इसका कुछ भी नहीं है। ओके, ओके। सो इसको इंजेक्शन से दिया जाता है, आईवी से दिया जाता है? हाँ, दोनों तरीके से देते हैं? दोनों तरीके से, लोकल पार्ट में भी हम देते हैं और आईवी भी, डिपेंड करता है क्या कंडीशन कैसे कंडीशन। सो सर, नाउ यू आर ऑपरेटिंग अंडर ब्रांड कॉल्ड सेल स्टार। जी। नाउ सेल स्टार इज लाइक, मैंने जैसे आपकी फैसिलिटी देखी, इज अ स्टेट ऑफ आर्ट, वेरी क्लीन, वेरी हाई एंड फैसिलिटी। तो सेल स्टार का लाइक हाउ डिड दैट आइडिया स्टार्टेड? ये आपको ये करना है, क्या मिशन था उस समय, क्या विजन था उसका? वो विज़न पहले से ही था कि कुछ ऐसा करना है जिससे विदाउट गिविंग पेन हम अगर ये सब कुछ कर सकते हैं, ओके, तो उससे ज़्यादा अच्छा कुछ किसी पेशेंट के लिए नहीं होगा, राइट? या तो वो एक पहले से सोच थी कि कुछ करना है आगे जाके। और जैसे जैसे टीम बनती गई, मुझे लोग मिलते गए, तो आगे चलते गए। सर अगर 100 पेशेंट्स आपके पास आते हैं जी, तो मेजॉरिटी चंक कौन सा होता है? बहुत अभी जैसे कोविड के बाद देखा जाए तो लंग फाइब्रोसिस के बहुत पेशेंट आते हैं, डायबिटीज़ के बहुत आते हैं। गुजरात में तो शायद डायबिटीज़ के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा है। बहुत होंगे। अल्कोहलिक लिवर सिरोसिस आजकल बहुत आते हैं। ऑर्थोपेडिक कंडीशन में नी आर्थराइटिस है, जो हर घर में आपको पेशेंट, सबको प्रॉब्लम होती है। विमेन मेनली सबको होता है। और हमारे जो कल्चर है इंडिया का, जो वो उस हिसाब से भी हमको जैसे नीचे ज़्यादा बैठना होता है या पूजा पाठ करते रहे, तो वो दैट इज़ वन रीज़न कि हमारा जो एज ग्रुप है दैट इज़ 60 to 65 का एज ग्रुप है, बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल। तो जबकि यूरोपियन कंट्रीज में वो एज ग्रुप है 65 to 70 का। ओके, उनका लाइफस्टाइल हमसे थोड़ा डिफरेंट है। दैट इज़ द रीज़न कि इंडिया में ज़्यादा केसेस होते हैं आर्थराइटिस। ओके। तो उसमें उस तरह के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हैं? बिल्कुल। सो इफ राइट नाउ इफ एनी डॉक्टर इज वाचिंग, तो आप डॉक्टर को क्या बोलोगे अबाउट द स्टेम सेल, हाउ दे शुड स्टार्ट हैविंग दिस फैसिलिटी और ऑपरेटिंग, और उसको धीरे से अडॉप्शन करना चाहिए कैसे, मतलब हाउ अ डॉक्टर कैन जंप इनटू इट? देखिए, स्टेम सेल्स हमेशा सपोर्टिव ट्रीटमेंट तो रहेगा ही रहेगा, ओके, चाहे कोई भी हो। मैंने जैसे बताया कि डायबिटीज़ में अगर किसी को आप मेडिसिन दे रहे हो एक लेवल तक, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेशेंट अभी ही आया था थोड़े टाइम पहले, उनको किडनी, एक ही किडनी था, उनको डायबिटीज़ था, उनको हार्ट का इश्यू था, उनके लिए कोई चॉइस, तो मेडिसिन लेने के बाद भी उनका शुगर डाउन नहीं हो रहा था। इंसुलिन ले रहे थे लेकिन शुगर का लेवल डाउन, तो हमने ये एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमने स्टेम सेल्स दिया, लेकिन नाउ ही इज़
गुड, मैं आपको बताऊं तो इंसुलिन लेना उनका बंद हो गया अभी। ओके, हार्ट कंडीशन इज़ वेरी गुड, वेरी गुड, किडनी तो वैसे भी पहले से एक ही था उनका। लेकिन आप देखोगे तो आप जो साइकिलिंग करते हैं, so, आज भी आप उनको फ़ोन करिए, वो इंसुलिन नहीं ले रहे हैं, उनका शुगर एकदम नॉर्मल हो चुका है। वेरी तो नाइस। ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको हमने उनका शुगर में जैसे इंसुलिन लेते हैं तो इंसुलिन बंद करवाया, लेकिन एक बेसिक लाइफस्टाइल उनको मेंटेन करनी पड़ती है। सो डॉक्टर जो भी, कोई भी डॉक्टर इसको अडॉप्ट कर सकता है, कोई भी स्पेशलाइजेशन का, बिल्कुल। और उसमें इधर वो अपने यहाँ फैसिलिटी रख सकता है, नहीं तो किसी से साथ कोलैबोरेट कर सकता है, जी। बट इट कैन एक्ट एज एन वेरी गुड सपोर्टिव। 101% मैं बोलता हूँ कि हर डॉक्टर को ये जानना चाहिए और ये सपोर्टिव एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट भी उसको लेना चाहिए। ऑफ कोर्स, मतलब एक बार ट्राई करके बिल्कुल, देखना ही चाहिए कि अगर उनके पेशेंट को फायदा हो रहा है तो व्हाई नॉट। बिल्कुल। अहमदाबाद के अलावा कहीं और आपका एक्सपेंशन? अभी फ़िलहाल कोई ऐसा प्लान नहीं है, ओके, लेकिन सोचेंगे इंडिया में ही, क्योंकि पेशेंट्स देखिए पूरी दुनिया से यहाँ आते हैं, तो मुझे पूरी दुनिया में जाने की ज़रूरत नहीं है, और उतना टीम भी ऐसी होनी चाहिए जो प्रॉपर उसको मेंटेन कर सके। अगर मैं यही चीज़ कहीं और कर दूँ और टीम ऐसी ना मिली शायद, तो हो सकता है बहुत मुश्किल से यहाँ तक हम पहुँचे। लेकिन दोनों साइड्स हैं, नेगेटिव साइड्स भी लोग बोलते रहते हैं इसके बारे में, पॉजिटिव भी बहुत है लोग, तो वो सब कुछ क्लीन करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे। ओके, अब हम कोई ऐसा चांस नहीं लेना चाहेंगे कि जैसे कोई ऐसी टीम आ गई और उसके वजह से नाम खराब हो जाए। तो एक प्रॉपर टीम मिलेगी तो डेफिनेटली विल थिंक अबाउट इट, बढ़ सकते हैं। हाँ। तो MBBS डॉक्टर भी ले सकता है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी ले सकता है। आप किसको प्रेफर करते हो? हाँ, कोई भी हो सकता है इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, कोई बड़ी प्रोसीजर नहीं होती है उसमें, ऑब्जर्वेशन होता है जो कोई भी डॉक्टर कर सकता है। सो MBBS डॉक्टर भी है जिसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है एंड ही वांट टू लर्न, ऑफ कोर्स ही कैन कम टू यू लर्न और सम अदर रिसोर्सेज, लेकिन वो एक अच्छी फील्ड है जहाँ पे वो मतलब मूव कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपका तो एक करियर मेरे ख्याल से एग्जाम्पल है उन सब लोगों के लिए। बिल्कुल हो सकता है और कर ही सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि इतना इजी नहीं है। लोग, उनको भी पता है कि एकदम से स्टेम सेल्स कर देना या किसी को स्टेम सेल्स दे देना वो इतना इजी नहीं है, बहुत उसका स्टडी करना पड़ता है, स्टडी। हाँ, रिव्यू नहीं ऑफ कोर्स, वो तो जैसे हाँ। लोग अपना करियर प्रोग्रेशन करते हैं, लेकिन फेलोशिप करते हैं, डेफिनेटली वो उनके पेशेंट्स को बोल सकते हैं कि कल उठ के अगर मान लो कोई चीज़ है जो उनको मेडिसिन से हाँ, सही नहीं हो रहा है, तो वो उनको बोल सकते हैं कि चांस लेना हो तो ये ले सकते हो, जिससे क्या होता है कि हम ये भी नहीं बोल रहे कि स्टेम सेल्स करने के बाद वो क्लियर, लेकिन एटलीस्ट एक सपोर्टिव ट्रीटमेंट जाएगी तो उनके लिए भी इजी हो जाएगा कि यस नाउ इट इज जरूरी नहीं कि हर चीज़ का ऑपरेशन ही हो। You are in this field for 15 years now. Now it's been 15 years. Initial years you must have faced criticism या अरे अभी तक इनिशियली क्या बात करता वो तो अब जब तक रहे। सी आई टेल यू वन थिंग, जब मैं पढ़ रहा था उस टाइम पे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी नई आई थी, मतलब उससे थोड़े काफ़ी 1-2 साल पहले की बात। उस टाइम पे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जॉइंट कैसे चेंज किया जा सकता है। उनके क्वेश्चन वही थे, तो पॉसिबल नहीं है। ये मैंने भी सुना था कि जॉइंट रिप्लेसमेंट कैसे हो सकता है। जब मैं पढ़ता था तब की बात है, पेशेंट को हमको कन्विंस करना पड़ता था कि भाई होता है ऐसा है। अब सिचुएशन ये आई है, तब बहुत क्रिटिसिज्म तो सबको झेलना ही पड़ा था उस टाइम पे भी, तो कैसे पॉसिबल है, या हर्डल्स बहुत आते हैं। आज ये है सर कितना दिन लगेगा, कितना दिन हॉस्पिटल में रहना, कितना खर्चा होगा, तो ये बहुत वो पूछते नहीं है कि ऐसे कैसे पॉसिबल। और अब तो लाइक अहमदाबाद तो नी रिप्लेसमेंट सेंटर है ऑफ कोर्स वर्ल्ड का। आज पेशेंट्स वो नहीं पूछते हैं कि मुझे कैसे पॉसिबल होगा, जॉइंट कैसे चेंज होगा, वो क्वेश्चन चले गए। सेम वे अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा है कि नहीं ये भी है और ये इफेक्ट करता है। क्योंकि देखिए मैं अपनी तारीफ करता रहूँगा उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, पेशेंट जब मेरी तारीफ करेगा तो वही हुआ है। हमने बहुत पेशेंट्स को पॉजिटिव रिजल्ट्स दिए हैं, उनके थ्रू ही मेरे पास आज पेशेंट्स जो भी आ रहे हैं वही आ रहे हैं। वर्ड ऑफ मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग होती है। बिल्कुल। कोई ऐसा पेशेंट जो आपको याद रह गया हो, कोई ऐसा लाइफ चेंजिंग मोमेंट हुआ उसकी लाइफ में? एक लेडी मुझे याद आ रहे हैं जो शी वाज 88 ईयर्स ओल्ड, और क्योंकि वो मेरे पास आए थे व्हीलचेयर में, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। उनके जो सन थे उनका कहना था कि क्योंकि हम ऑपरेशन में नहीं जा सकते तो मुझे ये कुछ भी उनके लिए ट्रीटमेंट करवानी है। मैंने बोला कि नहीं, ये अब इनकी एज बहुत हो चुकी है, आर्थराइटिस भी सीवियर हो चुका है, व्हीलचेयर में आए थे, इतना रिजल्ट नहीं, आई डोंट थिंक सो कि इतना रिजल्ट मिलेगा उनको। तो मैंने मना किया। उन्होंने बोला कि नहीं हमको भले रिजल्ट ना मिले, हमको करना है ताकि हमको सेटिस्फेक्शन लगे, हाँ कि मॉम के लिए कुछ किया। आप बिलीव नहीं करोगे,
जब मैंने उनको स्टेम सेल्स किया, जब सेकंड डोज के लिए वो आए, तब वो चल के आए स्टिक लेके मेरे पास। मैं खुद मुझे भी बहुत वो लगा कि सरप्राइज। हाँ बिल्कुल, मुझे लगा ये कैसे पॉसिबल था, जब जहाँ मैं गलत हुआ। मैंने तो मना ही किया था कि आप मत कराओ अभी। लाइक सो दैट इज द रीजन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वी कैन नॉट प्रिडिक्ट बिफोर हैंड, और सेम वे वी कैन नॉट इवन कंपेयर विद अदर पेशेंट्स। उनको हो गया इट डजंट मीन कि सबको हो जाएगा। ये पूरा जो स्टेम सेल्स का जो ट्रीटमेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स बॉडी, कि हाउ देयर बॉडी गिव रिस्पॉन्स टू द सेल्स, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें मैं पहले से कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जैसे मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि इसमें नेगेटिव कुछ है ही नहीं। जो भी मिलेगा, हाँ रिजल्ट्स वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट, ऐसा भी नहीं कि सबको अच्छा ही मिला हो, किसी को कम मिला है, किसी को प्रॉपर मिला है, किसी को 100% मिला है। तो ये है, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें साइड इफेक्ट्स की जगह साइड बेनिफिट ज़्यादा है। बिल्कुल है, साइड इफेक्ट तो है ही नहीं वैसे। मैंने बोला तो सर आपके जो ऑर्थोपेडिक्स कोलीग होंगे वो लोग भी कुछ बोलते होंगे कि उस समय कि भैया क्यों चेंज कर लिया, ये गलत डिसीजन है। yes. और बहुत सारी चीज़ें, इस पॉडकास्ट से हमारा ये भी मिशन है कि डॉक्टर्स हु हैव टेकन अ डिफरेंट रूट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई ऐसा नहीं है जरूरी एक ही रूट पे चले। बिल्कुल बिल्कुल। वो शुरुआत में जब मैं ज्वाइन कर रहा था तब बहुत लोगों ने बोला था कि ये, और तब मुझे लगता भी था, तो मैंने जैसे बताया मैं पार्ट टाइम ही उसमें दे रहा था, पूरा मेरा ऑर्थोपेडिक्स का नहीं दे दिया था, वो चल ही रहा था। लेकिन जैसे मुझे रिजल्ट्स मिलने चालू हुए तब जाके मुझे लगा कि नहीं, यही अगर मैं दोनों साइड रहूंगा तो ये फोकस नहीं कर पाएंगे, और किसी एक को तो करना ही था, तो फिर आपको इंटरेस्ट जाग गया उसमें। बिल्कुल, मैं नहीं होता तो शायद कोई और कर रहा होता, करेक्ट आना ही था वो। वेरी नाइस। तो मतलब व्हेन यू आर कन्विंस यू कैन चेंज योर फाइनल, है कि आपने 15 साल पढ़ाई भी करी हो तब भी आप वो चेंज कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं। और मेरी बात छोड़िए आप, मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को देखा है जो दे आर नॉट इन दिस फील्ड। मैं तो फिर भी मेडिकल लाइन में ही हूँ। बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जो आज कोई बिल्डर बन चुका है। तो काफी सारे पूरा फील्ड ही चेंज कर दिया है। एक नहीं, बहुत सारे। नहीं तो बस ऐसे डॉक्टर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग ना उसमें, जैसे बहुत सारे डॉक्टर आफ्टर स्टडिंग फॉर 15-20 इयर्स और प्रैक्टिसिंग करने के बाद भी उनको ऐसा लगता है कि दे आर नॉट मेंट फॉर इट। ऐसा होता है। और क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में करते हो तो आप एक इन्वायरमेंट में होते हो कि नहीं आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, और फिर आप पढ़ते हो, करते जाते हो, फिर व्हेन यू मैच्योर इनफ, यू हैव रीच अ सर्टेन पॉइंट, फिर आपको रियलाइज होता है कि यार ये मेरी नहीं है। अब बहुत हुआ, अब कुछ नया करते वो है। बहुत सारे डॉक्टर, नहीं एक नहीं, बहुत सारे हैं। अब इनफैक्ट अहमदाबाद में कितने ऐसे जो प्रैक्टिस छोड़ के अब कोई और काम कर रहे हैं। वेरी नाइस। मतलब ये भी एक ऑप्शन, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता नहीं है। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। नहीं, क्योंकि इंजीनियर वगैरह बहुत इनफेमस हैं इस चीज के लिए कि यही तो कुछ भी करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी ऐसे हैं। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए डॉक्टर्स का सैचुरेशन भी आप देखोगे तो किसी को पेरिफेरी में प्रैक्टिस करने जाना, आप किसी को भी उठा के ले लीजिए, कोई नहीं मना कर देंगे कि नहीं जाना। अब सब लोग, जैसे गुजरात में अहमदाबाद है, अब इतने सारे ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गए हैं अहमदाबाद में, तो जरूरी नहीं है कि कोई उसी में आप एक्सेल करें और उसी में आप ऐसा नहीं रहा। पहले की बात अलग थी। अब और जैसे जैसे टाइम जाएगा वो सैचुरेशन तो बिल्कुल बढ़ने ही वाला है। तो डिफरेंट ऑप्शंस आप जरूर मुझे लगता है ये एक ऑल्टरनेटिव और एक कैरियर बन सकता है जी, बहुत सारे लोगों का। बिल्कुल बन सकता है, बिकॉज राइट नाउ अगर ये एंटी एजिंग में भी हेल्प कर रहा है, और एंटी एजिंग और लॉन्जिविटी इतनी बड़ी डोमेन है जो कि आप कोई भी आपके लिए, मतलब होल पॉपुलेशन इज योर कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर। कोई भी, हर कोई चाहता है कि वो हेल्दी रहे, लंबी उम्र हो। तो अगर ये डोमेन में अगर किसी को एंटर करना है तो मेरे ख्याल से एंटी एजिंग वाले डोमेन में की पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत अच्छी स्ट्रीम हो सकती है। बहुत अच्छा है। और नॉट ओनली स्टेम सेल्स और रिजेनरेटिव मेडिसिन, हम लोग जैसे सेलस्टार में हमारे पास हाइपरबैरिक चैम्बर है जो ऑक्सीजन थेरापी बोलते हैं उसको, वो है, ओजोन थेरापी है। तो काफ़ी कुछ नया है जो शायद उसके साथ साथ। अच्छा, आप वो लॉन्जिविटी ले, इट्स अ पार्ट ऑफ आवर ट्रीटमेंट। अच्छा, वो कंपलसरी है सबके लिए। अच्छा, वो भी आप, इसीलिए इतना इफेक्टिव भी है। अगर मैं प्रेशर से ऑक्सीजन दूंगा किसी को, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग 3 गुना ज़्यादा प्रेशर करके वो कैप्सूल में दे सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है कि बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन जाएगा, 100% जाएगा। तो उसका भी काम यही है कि इन्फ्लेमेशन कम करेगा। माइनर ट्रोमाज होते हैं वो जल्दी हील हो जाते हैं। तो जैसे आप
शायद आपने सुना हो तो कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, सब लोग आजकल हाइपरबैरिक चैम्बर है या ये सब सारी थियरीज वो लोग फॉलो करते हैं ना। स्पोर्ट्स का हाई परफॉर्मेंस जी। वाले जो लोग होते हैं। जैसे मेसी है, रोनाल्डो है, फुटबॉलर्स है, वो लोग भी स्टेम सेल्स लेते हैं। वो तो खुद बोल चुके हैं कि हमने हमारे स्टेम सेल्स प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। ओके। इसका रीज़न ये है, जैसे ऑफ सीजन होता है वो स्टेम सेल्स लेते हैं, जिससे क्या होता है कि माइनर ट्रोमास जो होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, खास करके जैसे कोई क्रिकेट मैच खेल के आया, करेक्ट मॉर्निंग में जो उनका एनर्जी था, उनका जो फिटनेस था, करेक्ट शाम तक आते आते वो बोलते हैं कि भाई कल मैच है यार, कल ना होता, परसों होता तो ठीक। करेक्ट। तो वो अगर इस तरह की ट्रीटमेंट लेंगे तो जो चीज़ पूरे दिन लेने वाली थी उनके लिए, वो शायद विद इन एन आवर वो क्लियर हो जाता है। सही है। तो वो दूसरे दिन वैसे ही फिट हो जाएंगे जो पहले आज के दिन थे। फैंटास्टिक। स्टेम सेल तो मतलब अमृत जैसा हो गया। हाँ, ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थेरापी, जैसे मैंने बताया ऑक्सीजन थेरापी है, ओजोन थेरापी है, स्टेम सेल्स तो है ही है। तो और उसमें भी जैसे मैंने बताया कि हमारा सेल्स जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, जो कि पेटेंटेड है, मैं आपको यहाँ डिस्क्लोज नहीं करें, लेकिन वो बहुत इफेक्टिव है। सब पेशेंट्स को इसीलिए रिजल्ट मिलता है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहा है। ओके। और एंटी एजिंग की जिसे हम बात कर रहे हैं, लॉन्जिविटी की बात कर रहे जी। हैं, तो दुबई में और काफ़ी यूएस मार्केट्स में भी एक है जिसमें आजकल जो लोग दुबई में स्पेशली मैंने देखा है कि बहुत स्टार्स, हॉलीवुड के स्टार्स और काफ़ी लोग आते हैं और पूरा ब्लड सर्कुलेशन चेंज करके और न्यू प्लाज्मा उसमें करके एंड देन ये दे गेट अ न्यू ब्लड। तो वो प्रोसीजर कैसे आप देखते हो उस प्रोसीजर को? नहीं, उससे अगर जब तक मेरा ये मानना है, जब तक आपके बॉडी ही अपने आप को हील करेगी, वैसी कोई भी चीज़ में कोई मना नहीं है, करना ही चाहिए विदाउट एनी साइड इफेक्ट। अगर कुछ मिल रहा है तो वो डेफिनेटली सबको करना चाहिए, लेकिन अलग अलग। उसमें क्या है कि पूरा ब्लड आपका निकाल देते हैं, हाँ, और दूसरा ब्लड पूरा प्लाज्मा के साथ वो न्यू प्लाज्मा। जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे थियरीज अभी आने लगी है, सबके पास अपने नए नए प्रोटोकॉल्स हैं, ओके, किस तरह से क्या चीज़ कैसे इफेक्ट करेगी, वो सबका अलग अलग है। लेकिन अगर स्टिक टू दिस रिजनरेटिव मेडिसिन तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन एनीवन है। बेस्ट ऑप्शन। सो ये एक बहुत अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डोमेन है जी, एंटी एजिंग की, लॉन्जिविटी की, जो बिल्कुल आजकल है। और सबको लेना, हम लोग थोड़े अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री में अभी हम थोड़े पीछे हैं। मेरे पास यहाँ इंडिया में ही है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसका फ़ायदा ले रहे हैं फॉरेनर्स जो आ रहे हैं। ज़्यादा फायदा वो ले रहे हैं। देखिए काफ़ी ऑन एन एवरेज में बताऊं तो मोर देन 50% पेशेंट्स दे आर फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया। और NRI की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फॉरेनर्स की बात कर रहा हूँ। फॉरेनर्स, यस। हाँ, तो इंडियंस तो बाहर जाके भी इंडियंस ही होते हैं। नहीं, वो मतलब आते हैं यहाँ पे, उनको आना पड़ रहा है। हाँ। आते हैं मतलब उनको यहाँ आना पड़ रहा है कि वो ऑप्शन नहीं है उनके पास। सही बात। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि ये हम ही है जो उनको भी यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, अहमदाबाद में बैठे बैठे। यस। कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी या कुछ उसका रूल है क्या? जी, वो हम फॉलो, देयर इज अ गाइडलाइन, वी नीड टू फॉलो दैट। ओके। और वो रेगुलरिटी हम कौन देता सर गाइडलाइन? NMC, ICMR करके था, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने वो डिसॉल्व कर दिया, लेकिन इवन टुडे वी आर फॉलोइंग दैट गाइडलाइंस। ओके। और वो सब लीगल इश्यू जो भी चाहिए होते सर्टिफिकेट्स वी ऑल हैव। तो अथॉरिटी कौन है उसकी, स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेस की? government। अगर कल किसी को सेल स्टार जैसा सेंटर खोलना है, हाँ। तो स्टैट्यूटरी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से किससे बात करनी है? हाँ, वो बहुत सारे एजेंसीज होते हैं जो आपको चेक करना है कि यहाँ पे लैब प्रॉपर है कि नहीं है। तो काफ़ी अलग अलग जो है गवर्नमेंट ने जो बॉडी बना रखी है उसमें। ओके, ठीक है। हाउ डू यू सी द फ्यूचर? फ्यूचर में सच बताऊं तो दिस इज़ द फ्यूचर। ये आगे जाके आप देखना 5 साल बाद ही आपको दिखना क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शुरुआत में लोग नेगेटिव होते हैं किसी चीज़ को लेके, क्या रहे ऐसा कुछ रहता है, वो थोड़ा स्केप्टिकल होते हैं। हाँ, फिर होता है एक जब जाके पेशेंट ही बोलेंगे नहीं सर हमको कुछ फ़ायदा हुआ, तब जाके वो बोलते हैं कि हाँ ठीक है, धीरे धीरे एक्सेप्ट करना चालू होता है। फिर उससे आगे जाएंगे तो वो थोड़ा सा बोला हाँ ठीक है कुछ है, आप वहाँ जाके देख लीजिए, मुझे नहीं पता। ट्रू। राइट। फिर एक दिन आएगा जब बोलेंगे कि हाँ वहाँ जाइए, ये तो होता ही है। तो ये स्टेजेस है जो हमें क्रॉस करना है। तो हम लोग वहाँ लास्ट स्टेज तक पहुँच चुके हैं। तो अब आई होप सो, होपफुली है ना, जल्दी डॉक्टर्स भी अब मानने लगे हैं। अब काफ़ी सारे डॉक्टर्स भी पेशेंट्स रिफ़र करने लगे हैं। तो वो स्टेज आएगा कि जब लोगों को एंड दे नो कि यहाँ कुछ पेशेंट का नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं रिजल्ट भी मिलेगा ही। तो वो कॉन्फिडेंस तभी मिलेगा जब पेशेंट्स खुद जाके डॉक्टर्स को बोलेंगे यस वी आर गेटिंग दिस रिजल्ट। सर एक बार ट्रीटमेंट हो गया, क्या ऐसा होता है कि फिर बार में दूसरी बार तीसरी बार आना पड़ता है,
या एक बार में काम हो जाता है, सेट हो जाता है? जी, काफ़ी कंडीशंस ऐसी होती है जो प्रोग्रेसिव होती है, ओके। जो ना डे बाय डे बढ़ती जाती है, जिससे कोई मेडिसिन नहीं है, खास करके न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस है या ऑटो इम्यून कंडीशंस है, वो कभी भी फिर से रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो वैसी कंडीशन में अगर पेशेंट्स एवरी ऑल्टरनेट ईयर्स या एवरी ईयर आएंगे बूस्टर डोज लेने के लिए, तो आई सजेस्ट कि उनको करना चाहिए ताकि वो स्टेज में जा ही ना पाए। जैसे बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है जिसमें वो प्रोग्रेसिव होती है, जो अगर हम इफ़ वी स्लो डाउन द प्रोग्रेशन और स्टॉप द प्रोग्रेशन, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। ऐसा जरूरी नहीं है कि इम्प्रूवमेंट ही हमको हाँ, दिखे। क्योंकि वो प्रोग्रेस हो रहा है, वही रोक दे, वही अगर बहुत कोई- बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग हर एवरी टाइम वी टॉक अबाउट इम्प्रूवमेंट, और यस लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती है जो पेशेंट सफ़र कर रहा है उनको ही पता होता है कि नहीं यस। ये भी मेरे लिए बहुत है। तो काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका हमने प्रोग्रेशन स्टॉप किया है, या फिर उनको किसी पेशेंट में इम्प्रूवमेंट भी दिखा है, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है। Perfect, perfect. Sir, as a senior orthopedic doctor, now and a stem cells specialist, for a doctor, what will be your suggestion or advice for a young doctor? देखिए, मैं किसी को ये तो नहीं बोलूँगा कि आपका फील्ड छोड़ के ये करिए, लेकिन देयर आर ऑलवेज ऑप्शंस। अगर आपको लगता है कि मुझे ये करना है तो उसमें हेजिटेशन रखने की ज़रूरत नहीं है। Okay. आपको डिसीजन अगर आपको लग रहा है अंदर से कि मुझे ये करना है तो करना ही चाहिए। मतलब एक्सप्लोर करना चाहिए स्लोली, जैसे आपने स्लोली मूव किया। जी, पहले अपने ऑर्थोपेडिक हाँ, पेशेंट्स बिल्कुल, पे फायदा देखा। जैसे उस टाइम पे, क्योंकि स्लोली इसलिए कि किसी को आइडिया ही नहीं था इसके बारे में। हाँ, तो आज शायद सारे डॉक्टर्स जानते हैं स्टेम सेल्स के बारे में, तो लोगों को ये अवेयरनेस है। अब किसी को डिसीजन लेना है तो उनके लिए इजी है। Easy है। मेरे लिए तो बिल्कुल बहुत नया difficult, था। कोई था ही नहीं। इनफैक्ट जब मैंने ज्वाइन किया तो कोई था ही नहीं। तो आज दुनिया में बीइंग ए डॉक्टर सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा हो गया है अभी बीइंग ए डॉक्टर। कोई डॉक्टर नहीं है जो पीएचडी होंगे या साइंटिस्ट होंगे, लेकिन इतने साल तक किसी ने कंटिन्यूअसली स्टेम सेल्स पे काम नहीं किया। जी, फैंटास्टिक। वेरी प्राउड मोमेंट टू टॉक टू यू। Yeah, यू thank आर you. पायनियर इन योर ब्रांच। Yeah. सर, ये बताइए कि आप काफ़ी बिजी रहते हैं, तो आपकी हॉबीज़ क्या है? हॉबीज भी अलग, जैसे टाइम आप मिलता है कि नहीं? हाँ, मिलता है कि बहुत टाइम भी मिलता है, निकालना पड़ता है। मिलता तो क्या नहीं है। अगर कोई बोलेगा कि मेरे पास टाइम नहीं है तो वो गलत बात है, झूठ बोल रहा है। अगर प्रायोरिटी हो आपकी तो टाइम भी निकल जाता है। निकलता ही है, हर एक के पास अपना टाइम तो और होना ही चाहिए, अदरवाइज करो ही मत। सही बात। तो सर, एनी 3 books or 4 books or 2 books which you suggest कि every doctor should read it? ओके, पर्सनली मेरा मानना है कि मैंने जो पढ़ा है, बोलता हूँ कि हाँ, ऑटोबायोग्राफी। आपने जो पढ़ा है। हाँ, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी का ओके, वो है मेरी फेवरेट, तो वही है। Fantastic. बाकी काफ़ी सारे बुक्स हैं। मैं तो आप थोड़ा स्पिरिचुअल भी हैं। स्पिरिचुअल बिल्कुल है, ओके। होना ही चाहिए। ये एक्चुअली देखिए, ये जैसे स्टेम सेल्स का है, वो भी लाइव सेल्स ही तो है। ये स्पिरिचुअली अगर आप जाएंगे तो वो अल्टीमेटली दोनों का ट्रैक अलग अलग है, लेकिन जाके तो एक ही जगह पे रुकता है। करेक्ट। Right. आप एक तरीके से लाइफ फोर्स को हेल्प कर रहे हो। जी बिल्कुल। जैसे बॉडी में जो लाइफ फोर्स है उसको आप सपोर्ट कर रहे हो विद मटेरियल थिंग। यस, ऐसे ही है। Facilitating the healing. Healing. इट्स ए हीलिंग सेंटर। सर, इट्स ए हीलिंग सेंटर। एनी अदर बुक अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग? काफ़ी सारा है, अभी आप पूछोगे तो याद भी नहीं आएंगे मुझे। लेकिन दिस इज द वन मैंने आपको बताया। ऑटोबायोग्राफी और योगी। वो एक सबको मेरे हिसाब से एक क्लैरिटी होती है उसमें लाइफ की आपकी, कि क्या करना है, फोकस्ड हो जाओगे आप। पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, पर्सनली स्पीकिंग। ऑसम आप अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखते हो? रख लेते हैं, थोड़ा बहुत जॉगिंग कर लेते हैं, चलते रहते हैं। फूड हैबिट है, जो डाइट है वो प्रॉपर लेना चाहिए। वही ट्राई करते हैं, होता है जितना। ग्रेट सर, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू। एंड जिस तरह से सेल स्टार काम कर रहा है, आई होप एवरी सिटी शुड हैव वन ब्रांच ऑफ सेल स्टार इन द कमिंग ईयर्स। थैंक यू। मुझे तो ऐसा लगता है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, और और करना ही चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। एक्चुअली हम यही चाहते हैं कि ये ट्रीटमेंट सब लोगों तक पहुँचे। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो थक जाते हैं कि नहीं अब कोई ट्रीटमेंट नहीं। उनके लिए तो ये आशीर्वाद जैसा ही है कि विदाउट कोई बड़ी प्रोसीजर किए बिना ये ट्रीटमेंट हम करते हैं, जिससे कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। बहुत अच्छा ही है, किसी को भी ट्राई तो करना ही चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो अब ग्रोथ है, आप पोटेंशियली सब लोग की लॉन्जिविटी पे हेल्प भी कर सकते हैं, क्योर भी कर सकते हैं। तो ये एक स्ट्रीम है वर्थ एक्सप्लोरिंग। बिल्कुल बिल्कुल। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। ग्रेट।
It's a great talking to you, and I hope everyone who is listening might get some hope कि देर अब सब दरवाजे खुल जाएं तो स्टेम सेल के दरवाजे तो हैं, वो ऑलवेज है और रहेंगे। ठीक है। और जैसे मैंने बताया कि एवरी डे कुछ नया नया आता रहता है। Sure. तो आपको कांटेक्ट करने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक भी देंगे, जी बिल्कुल। सो आपको कांटेक्ट भी कर सकते हैं जो लोग वॉच कर रहे हैं। इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट यू सेल स्टार, दे कैन गो टू देयर वेबसाइट एंड कांटेक्ट यू। आपका नंबर भी वहाँ पे रहेगा, ईमेल भी रहेगा। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट सर। वी आर सो प्राउड टू हैव यू इन अहमदाबाद कि Thank you. इतना एक्सपीरियंस स्टेम सेल आपका जो एक्सपीरियंस है, इट इज़ ऑसम इन दिस फील्ड। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम। थैंक We यू। are honored and privileged to have you, and hopefully you will keep doing the good work. Yeah. And hope is the word. या So hope, everybody has a hope. या Stem cell will give you hope. या थैंक यू सर। थैंक यू।